अमन चोपड़ा के घर फिर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस एक बार फिर अमन चोपड़ा के घर पहुंची है। अमन चोपड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज फिर अमन के घर पहुंच गई पुलिस इसी बीच, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। राजस्थान पुलिस की ओर से अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस के 6 लोग पहुंचे हैं अमन चोपड़ा के घर एक बार फिर। तो अदालत की ओर से रोक के बावजूद गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं राजस्थान पुलिस के 6 कर्मचारी। ये देखिए, राजस्थान पुलिस की ये टीम पहुंची है अमन चोपड़ा के घर, जबकि अमन चोपड़ा पर की गिरफ्तारी पर रोक राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है। राजस्थान में अमन चोपड़ा को लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी की कवायद शुरू की। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके देखिए, राजस्थान पुलिस एक नहीं बल्कि 2 बार पहुंची आज अमन चोपड़ा के घर। तो क्या राजस्थान पुलिस को राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर की जानकारी नहीं है, या इनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची? जो राजस्थान पुलिस बिना अनुमति के यहां पर पहुंच गई है गिरफ्तारी के लिए। और इस वक्त ट्विटर पर भी आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 पर है ये ट्रेंड। अमन चोपड़ा के साथ लोग, और ये संदेश बार बार अमन चोपड़ा को भेज रहे हैं लोग कि वो अमन चोपड़ा के साथ हैं। घर बंद है, बाहर पेपर बिखरे हुए हैं और उन पेपरों को भी समेटती हुई राजस्थान पुलिस नजर आ रही है। तो गिरफ्तारी के लिए दूसरी बार राजस्थान पुलिस की टीम पहुंची है। 6 लोगों के साथ ये टीम पहुंची है, 6 लोगों की टीम है। जबकि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस की टीम पहुंची अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, राजस्थान हाईकोर्ट के रोक के बावजूद पुलिस दूसरी बार पहुंची अमन चोपड़ा के घर, क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी दोबारा पहुंची थी और जैसे ही लोकल थाने को यहाँ जानकारी मिली, पुलिस को अंदर जाने से मना कर दिया गया है और अभी फिलहाल पुलिस को वहां से हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से रोक लगाई गई है वो 2 अलग थाने हैं। ये जो है पुलिस ये बता रही है, हम डूंगरपुर थाना क्षेत्र से हैं, डूंगरपुर में अभी किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगी है। ऐसे में इनका कहना है हमको जब भी सूचना मिलेगी हम लगातार दबिश मारेंगे। हालांकि जब ये पुलिस राजस्थान आज फिर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट आर्यन सोसाइटी में पहुंची तो सबसे पहले RWA ने यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन दी और जब इन्फॉर्मेशन दी तो पुलिस मौके पर पहुंच के उनसे बातचीत की और उनको मना किया अंदर जाने को। ये कहा गया है कि एक बार आप दबिश मार चुके हैं, कोई पुख्ता सबूत हो तो इस आधार पे आपको ले जाया जा सकता है, जिसके बाद अब वहां से पुलिस को हटा दिया गया है। जी जाहिर सी बात है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और बार बार इस तरह से पुलिस का पहुंचना, और जाहिर सी बात है उनकी भी शांति में दखलंदाजी है। लेकिन राजस्थान पुलिस का क्या तर्क है, जब हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है गिरफ्तारी पर, बावजूद उसकी टीम क्यों पहुंची है? देखिए आपको बता दें कि लगातार ये दलील दी जा रही है, राजस्थान पुलिस की जो टीम वहां पहुंची है करीब 8 से 10 लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो रोक लगाई गई, 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं न्यूज एंकर न्यूज 18 के अमन चोपड़ा के खिलाफ। 3 मुकदमे दर्ज हैं, 3 में से 2 मुकदमे हैं। उस बेंच ने फैसला सुनाया है। हालांकि जो तीसरा मुकदमा है वो डूंगरपुर थाना क्षेत्र में आता है। ऐसे में उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। ये दलील है, जो टीम पहुंची है राजस्थान की उनकी ये दलील है और ये कहना है कि हम 11 तारीख को पेशी है, हमारे पास 10 तारीख तक का वक्त है और ऐसे में जब भी सूचना मिलेगी, जहां पर भी मिलेगी, हम यही डेरा डाले हुए, हम यही दबिश मारेंगे। जी ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से इंटेंशन पर, अब राजस्थान पुलिस की इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं कि बिल्कुल सोची समझी इंटेंशन और एक दुर्भावना से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जब एक मामले में एक ही तरीके की 3 FIR दर्ज की गई, 2 में रोक लगा दी गई, तो यही माना जाता है कि आगे भी इसी तरीके के जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है जिसको सुनवाई करनी, वो ये इसी फैसले में आगे भी सुनाएगा। लेकिन राजस्थान पुलिस अड़िग है और इस चीज पे अड़ी हुई है कि नहीं, वो गिरफ्तारी करके ही मानेगी और इसी फिराक में है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जबकि कल
बैरंग लौट गई थी, उसके बावजूद आज बिना सूचना के सोसाइटी पहुंचती है। जब सोसाइटी पहुंचती है तो आरडब्ल्यूए उसका विरोध करती, रोकती। देखिए, एक चीज और समझने वाली बात है, वहां पे कोई एक आदमी, 2 आदमी या 10 आदमी नहीं रहते हैं, वहां हजारों की संख्या में फ्लैट ओनर्स रहते हैं। ऐसे में भय का माहौल होता है, लोगों में भय का माहौल होता है। बार बार पुलिस आती है, जांचती परखती है, लोगों में डर का माहौल होता है, जिसको देखते हुए नोएडा पुलिस ने भी विरोध किया और उनको रोककर वहां से फिलहाल हटा दिया गया है। जी हिमांशु, ये पूरा मामला है क्या, एक बार बताइएगा सारा कि केस क्या दर्ज है, धाराएं क्या लगाई गई है। हिमांशु, इस बारे में भी बताएं। देखिए, आपको बता दें कि 22 तारीख को राजस्थान पुलिस का ये कहना है कि 22 तारीख को एक न्यूज 18 में शो चलाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसका बदला शिवपुरी में मंदिर तोड़ के लिया गया। उसके बाद राजस्थान में एक मामले में, देखिए सबसे गौर करने वाली बात है कि वो एक ही मामले में 3 अलग अलग जिलों में मुकदमा लिखवाया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार इस तरीके की बात कहता रहा है कि एक मामले में एक ही एफआईआर हो, लेकिन नहीं, इंटेंशन गलत था, परेशान करने की नीयत से था, जिसके तहत 3 मुकदमे दर्ज कराए गए अलग अलग जिलों में। जिसमें से जो टीम आई है यहाँ पर, जो नोएडा में दबिश देने पहुंची है टीम, कल पहुंची थी, आज दोबारा फिर मनमानी करते हुए पहुंची है। उसका यही कहना है कि डूंगरपुर थाना क्षेत्र में जो ज्यूरिडिक्शन है वो 2 एफआईआर में है, जो अलवर और बिंद तो में एक ही है। तरह के 3-3 के जगहों पर 3-3 थाने में केस दर्ज होते हैं। 2 केस में हाईकोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस जो हवाला दे रही है कि तीसरी जगह पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर ये गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रदेश में बिजली संकट के बीच रायबरेली का ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट भी दगा दे गया। यहां की 2 यूनिट ने काम करना बंद कर दिया। पहले 210 मेगावाट की एक यूनिट रूटीन मेंटेनेंस के लिए बंद की गई थी, बाद में सबसे बड़ी 500 मेगावाट की यूनिट में लीकेज की वजह से उसे बंद करना पड़ा। हालांकि एनटीपीसी की पीआरओ कोमल शर्मा का कहना है कि ये मामूली समस्या है, काम चल रहा है, जल्द ही दोनों यूनिट्स फिर से यहां पर काम होने लगेंगे। इधर यूपी बीजेपी में जल्द ही सांगठनिक बदलाव हो सकते हैं। यूपी बीजेपी को मिलेगा नया महामंत्री संगठन महामंत्री सुनील बंसल का प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाए जा सकते हैं सुनील बंसल। उन्हें 3 राज्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। 2014 से लेकर 2022 तक यूपी में उनकी अहम भूमिका रही और उनके नेतृत्व में कह सकते हैं, उनके जो सांगठनिक क्षमता है उसके नेतृत्व में ही 2014, 2017, 2019 और अब 2022 उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल की है। और अब कहा जा रहा है कि सुनील बंसल की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है और एक बड़ा फेरबदल यूपी बीजेपी के संगठन में देखने को मिल सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग सभी पदों में एक बदलाव देखने को मिलेगा बहुत जल्द यूपी बीजेपी में। और उत्तर प्रदेश को बड़े तौर पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी चल रही है। 1-2 नहीं बल्कि 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। कई जिलों में पार्क के लिए खाका तैयार भी हो चुका है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित की गई है और वहां पर भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल पार्क बनने से इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कचनौदा बांध का जायजा लिया, पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा। सीएम योगी ललितपुर जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर थाने वाली घटना पर कहा कि इस तरह के मामलों से पुलिस की बदनामी होती है, प्रदेश की बदनामी होती है। तो सख्त संदेश भी यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। और आज सीएम ललितपुर में हैं, बांदा का निरीक्षण किया, उन्होंने प्रोजेक्ट का जायजा लिया और साथ ही आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी।
कचनौदा बांध का जायजा लेने पहुंचे। हर घर नल हर घर जल परियोजना के तहत इस बांध का निर्माण हो रहा है और खासकर बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत, बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है, सालों से रही है, वहां पर इस समस्या को खत्म करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और इससे पहले सीएम ने जल शक्ति मिशन के तहत परियोजनाओं का जायजा लिया, एक और परियोजना का शुभारंभ भी किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत हर घर जल योजना और हर घर नल योजना बढ़ाई जा रही है। जो जल है वो पाइपलाइन के तहत ही बुंदेलखंड के लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। मंत्री खड़े हुए हैं। मंत्री जी, किस तरीके की ये योजना है और क्या इस इलाके में लोगों को लाभ मिलने वाला है अगर ये बनती है? विशेष रूप से इस योजना के बनने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है कि लोगों को पानी पिला देना। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने इस क्षेत्र में 4 परियोजनाएं दी है। क्षेत्र में करीब ढेर सारे गांव इसमें सुरक्षित होंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर घर में नल से जल होगा। बिल्कुल, हर घर में नल से जल होगा और अच्छा जल होगा। और ये पुण्य का काम है वो करना। और सभी लोगों को पहले पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, दरवाजे पे एक मटका रख देते थे, कोई आता था पानी पिलाते थे। तो सबसे पहले बुंदेलखंड में इस योजना को लिया, पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री ने लिया सब जगह। अभी मैं बाहर गया था, तमिलनाडु गया, वहाँ भी देखा सारी चीज़ें, ये योजना चल रही है। और इससे पहले सीएम योगी ने मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे और वहां पर मां पीतांबरा देवी के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नरोत्तम पटेल भी मौजूद थे। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दतिया जब पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां पीतांबरा के दर पर पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजा पाठ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने पूजा संपन्न करवाई। लखनऊ से खबर, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में अभ्यर्थियों की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड की शिकायत पर पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। फिजिकल और दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 मिनट में हल किए गए थे गणित के 30 सवाल। कल 6 अभ्यर्थियों को धांधली में गिरफ्तार किया गया था। दारोगा बनने के लिए धांधली और अब पहुंचे हैं जेल। ये सभी एसआई को आप देख रहे हैं, जो एसआई भर्ती परीक्षा में बैठे थे और धोखाधड़ी के मामले में इन 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। एसआई परीक्षा के दौरान ही धोखाधड़ी को लेकर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लखनऊ में, और वो कर रहे हैं कि जो धोखाधड़ी हुई है उसका खुलासा होना चाहिए। और इसी बीच देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है धोखाधड़ी के मामले में। खबर अलीगढ़ से, जहां एक पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगा। आरोपी रिश्ते में पीड़िता के पिता का फूफा है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया और बताया कि शुक्रवार की रात आरोपी उनके पास आया, भरोसा दिलाकर बेटी को अपने साथ ले गया। आरोप है कि खाली प्लॉट में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की है। आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कासगंज से थाना अतरौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस ने शराब माफिया हरेंद्र पहलवान पर बड़ी कार्रवाई की। शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए उसकी 13 लाख से ज्यादा कीमत की संपत्ति कुर्क की गई। बड़ौत इलाके के बावली गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मकान जब्त किए गए। बाकायदा मुनादी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
इधर आगरा में एक बड़ा खुलासा हुआ। प्राथमिक विद्यालय नगला सुरई की प्रिंसिपल बिना स्कूल आए वेतन ले रही थी, जबकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए महीने पर उन्होंने एक युवती को रख रखा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंडलीय समन्वयक जैतपुर कला के नगला सुरई स्कूल का औचक निरीक्षण करने गए। स्कूल में जब प्रिंसिपल पूनम सिंह नहीं मिली तो टीम की ओर से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान किराए पर रखी गई युवती भी स्कूल में मौजूद थी, जिसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी से नाराज युवक ने फांसी लगा ली। शराब के नशे में खुदकुशी की है, ये खबर आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कौंधियारा थाना क्षेत्र के तेंदोई ग्राम का मामला है। और इस महीने काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। अप्रैल के महीने में 5.5 करोड़ रुपए चढ़ावा चढ़ाया गया। अब तक एक महीने में सर्वाधिक चढ़ावे का ये रिकॉर्ड है। 2 करोड़ 24 लाख रुपए ऑनलाइन मंदिर के खाते में आए हैं, जबकि 1 करोड़ 24 लाख रुपए हुंडी से एटीएम से भी चढ़ावा चढ़ा है। इस तरह से 5.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा अप्रैल के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में, और एक महीने में चढ़ावे का ये रिकॉर्ड है। काशी विश्वनाथ मंदिर जब से ही मंदिर का कायाकल्प हुआ है, यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, और मंदिर को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चढ़ावा आए हैं, और न सिर्फ देश से बल्कि देश के बाहर से भी चढ़ावा आया है। एटीएम के जरिए भी 6.5 लाख रुपए का चढ़ावा आया है, और अलग अलग जरिए से 5.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा अप्रैल के महीने में। इधर गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है, और ट्यूबवेल्स जो कि पीने के पानी का स्रोत हैं, वो भी मेंटेनेंस की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा होता है। वाटर एड की मदद से ये गांव वालों ने अपनी पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद उठाया। देखिए किस तरह से यहाँ की तस्वीर बदल गई। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये डब्बगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। डब्बगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जागरफल एरिया में 50% हिल एंड फॉरेस्ट एरिया में ये एरिया पर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अभी भी हिल एरिया में पीपल स्ट्रीम वाटर यूजिंग करती है ड्रिंकिंग के लिए। पॉन्ड वाटर, ओपन डॉग वेल का वाटर भी यूज़ करती है। तो इसलिए हम लोग वाटर एड का इनिशिएटिव है, जो कैसे हम लोगों को मोटिवेट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घर में पहुंचना वाटर एड का लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव के वाटर यूजर कमेटी है, हम पीबीडीए के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर अभी 20 गांव में घर घर के जल का व्यवस्था किया है। इसका साथ साथ हम सोलर सिस्टम में पाइप वाटर सप्लाई भी कुछ गांव में 4-5 गांव में किया है। अभी भी और कुछ गांव हैं जहां पे 4-5 गांव ट्राइबल एरिया में है, जहां पे लोग स्ट्रीम वाटर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान है 2024 तक हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना वाटर एड का उद्देश्य है। पहले से हमारी पानी के लिए इतना सुविधा नहीं था। कूप पानी था, पोखरी पानी में इंसान वो पिया करता था, खाने के लिए, नहाने के लिए गंदा पानी हो गया था। बाद में हमारी गांव के ट्रेनिंग के लिए आया, और हमारे गांव का नलकुआ को जो खराब हो गई, तो हमारे गांव का आदमी, हम एसएचजी महिलाओं सब ठीक कर लिया। हमें नलकुआ खराब हुआ तो बाहर गांव के जाके उसका नलकुआ ठीक करा दिया, तो हमको पैसे मिले थे। एक नलकुआ से 100 रुपया। हम एक महीने में 1,800 रुपया इनकम करा था। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।